नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी और आज की इस मर्डर मिस्ट्री में हर सच के पीछे छुपा है एक खतरनाक झूठ। एक ऐसा केस जिसने पूरे शहर को हिला दिया। तो तैयार हो जाइए सस्पेंस, थ्रिल और रहस्य से भरी इस कहानी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पार्ट 7। पड़ा राजन सरकार का मोबाइल बजने लगा था। विजय ने विकास से यह कहकर अपना फोन काट दिया कि सरकारे आली के फोन की घंटी बज रही है, शायद किडनैपर्स हों। उसने बगैर देर किए राजन सरकार का मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर नजर डाली। नया नंबर था। कॉल रिसीव करने के साथ राजन सरकार की आवाज में हेलो कहा तो दूसरी तरफ से अक्खड़ लहजे में पूछा गया, क्या सोचा? मैंने 5 लाख का इंतजाम कर लिया है। अपनी बीवी को बचाने के लिए तुझे यही करना चाहिए था। कहां पहुंचाने हैं? इंतजार कर कहने के बाद फोन काट दिया गया। हालांकि विजय को मालूम था कि कोई फायदा नहीं होगा, मगर फिर भी उसने वह नंबर मिलाया। स्विच ऑफ आया। यह बात कल ही विजय की समझ में आ चुकी थी कि चंदू एंड कंपनी सर्विलांस की पूरी प्रक्रिया से न केवल वाकिफ हैं, बल्कि इस तरफ से पूरे सतर्क भी हैं। वे हर बार नए सिम से फोन कर रहे थे ताकि ट्रेस न किए जा सकें। उसे वापस जेब में डालने के बाद विजय उस लैंडलाइन फोन की तरफ बढ़ा जिसका नंबर न किसी मोबाइल पर आ सकता था और न ही किसी तरह ट्रेस किया जा सकता था, क्योंकि वह फोन सीक्रेट सर्विस का था। उसने अशरफ का नंबर लगाया और दूसरी तरफ से अशरफ की आवाज सुनते ही सीक्रेट सर्विस के चीफ यानी ब्लैक बॉय की खास भर्राई हुई आवाज में बोला, विक्रम। परवेज ब्लैक बॉय की खास भर्राई हुई आवाज में बोला, विक्रम। परवेज और नाहर को भी फोन कर देना। आज तुम चारों हाई अलर्ट पर रहोगे। किसी भी समय एक खास काम पर निकलना पड़ सकता है। यस सर, अशरफ की अलर्ट आवाज आई। दोबारा हम फोन नहीं करेंगे। विजय फोन करेगा और तुम चारों को वही करना है जो विजय कहे। एक बार फिर अशरफ की यस सर सुनाई दी और विजय ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। पोर्च में पहुंचा, गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकल गया। शुभम 15-16 साल का एक गोल मटोल और गोरा लड़का था। वह बहुत आसानी से विजय के सामने नहीं आ गया था, बल्कि यह कहा जाए तो जरा भी अतिशयोक्ति न होगी कि उसे अपने सामने लाने में विजय को काफी पापड़ बेलने पड़े थे। बेल बजाने पर दरवाजा शुभम की मम्मी ने खोला था। अपने दरवाजे पर अजनबी को खड़ा देखकर उसकी आंखों में सवालिया निशान उभरा ही था कि विजय ने पूछा, अंशुल है? आप कौन? उसने पूछा। कहिए रॉ से आए हैं। विजय का लहजा बेहद शुष्क था। रॉ? बुलाइए। वे इस शब्द का अर्थ अच्छी तरह जानते होंगे। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से प्रकट होते 45 वर्षीय अंशुल मेहता ने पूछा, कौन है किरण? किरण के कुछ भी कहने से पहले विजय ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और अंशुल मेहता की आंखों के सामने कर दिया। अंशुल मेहता ने उसे पढ़ा और झटका सा खा गया। मुंह से ये शब्द निकले, रॉ? आप रॉ से आए हैं? इस कार्ड पर मेरा नाम भी पढ़ सकते हैं, विजय। वही रॉ न जो देश की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसी है? जी। पर आप यहाँ क्यों आए हैं? बताते हैं। क्या अंदर नहीं आने देंगे? आइए, कहने के साथ वह दरवाजे से हटा। उसे ऐसा करते देख किरण भी एक तरफ हट गई थी। विजय ऐसे अधिकार के साथ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ जैसे यह उसका अपना फ्लैट हो। उसी अधिकार से एक सोफा चेयर पर बैठ गया। बेचैन और सस्पेंस में फंसे अंशुल ने पूछा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप मेरे घर क्यों आए हैं।
समझ जाएंगे, बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा मैं आपको। विजय ने ऐसे लहजे में कहा था कि अंशुल मेहता की शिराओं में दौड़ता खून फ्रीज होने लगा। अंशुल और किरण एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बैठिए, विजय ने ऐसे लहजे में कहा था जैसे थानेदार थाने में आए किसी व्यक्ति से कहता है। वे दोनों सहमे हुए से नजर आ रहे थे, इस कदर कि कोई भी सवाल किए बगैर उसके सामने बैठ गए। विजय ने हंटर सा चलाया, शुभम को बुलाइए। शुभम, यह शब्द दोनों के मुंह से एक साथ निकला। फिर अंशुल मेहता ने पूछा, शुभम को क्यों? क्या किया है उसने? सब पता लग जाएगा। जो बातें होंगी आपके सामने होंगी। प्लीज बताइए तो सही, उससे क्या गलती हो गई है? विजय ने सपाट लहजे में बोला, मुझे पता लगा है कि उसने कान्हा और मीना के बारे में इंस्पेक्टर राघवन से कुछ कहा था। किरण का चेहरा पीला पड़ गया था, जबकि अंशुल मेहता हकला उठाकर, कौन कान्हा और मीना? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो शुभम के साथ साथ आप दोनों को भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या आप उन कान्हा और मीना के बारे में बात कर रहे हैं जिनके बारे में मीडिया में चर्चा हुई थी? अंशुल भरपूर कोशिश के बावजूद अपने लहजे को संतुलित नहीं कर पा रहा था। मिस्टर सरकार के बेटे और नौकरानी, मुझे यह जानना है कि शुभम ने उनके बारे में इंस्पेक्टर राघवन से कुछ कहा भी था या नहीं, और कहा था तो क्या? उसे बुलाइए। नहीं, एकाएक किरण के चेहरे पर सख्ती के भाव काबिज हो गए थे। मैं उसे नहीं बुलाऊंगी। ऐसे किसी मामले से मेरे शुभम का कोई संबंध नहीं है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा था। बुलाना तो आपको पड़ेगा ही। नहीं बुलाऊंगी। आप क्या कर लेंगे? किरण चट्टान बनकर खड़ी हो गई थी। वो तो बच्चा है, हमसे पूछिए क्या पूछना है। आपके कुछ कहने से काम नहीं चलेगा। विजय का लहजा सख्त था। यह एक पुलिस इंस्पेक्टर के कैरियर का मामला है। कौन पुलिस इंस्पेक्टर? राघवन। क्या हुआ उसे? सस्पेंड हो गया है, विजय ने कहा, इस मामले में कि उसने कान्हा और मीना के बारे में झूठी अफवाह उड़ाई। तो हम क्या करें? राघवन का कहना है कि उसने मीडिया से जो भी कहा वह सब उसे शुभम और संचित ने बताया था। हमारे बेटे ने किसी से कुछ नहीं कहा। विजय ने अपना आखिरी तीर चला दिया। अगर शुभम भी यही कहता है तो मुझे उसका नार्को टेस्ट कराना पड़ेगा। नार्को टेस्ट? दोनों के होश उड़ गए। उसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। मुझे उसे गिरफ्तार करके हेडक्वार्टर ले जाना पड़ेगा और वहां। अंशुल मेहता का पति आवाज में कह उठा, आप इतने छोटे बच्चे को गिरफ्तार करेंगे? उसका नार्को टेस्ट कराएंगे? दुख तो मुझे भी होगा मगर मजबूरी है, विजय कहता चला गया। इस केस की जांच मुझे सौंपी गई है। अगर यह साबित होता है कि राघवन से वह सब शुभम और संचित ने कहा था तो राघवन की नौकरी बच सकती है, और यदि यह साबित होता है कि उससे दोनों बच्चों में से किसी ने कुछ नहीं कहा था बल्कि उसने अपनी तरफ से कहानी बनाई थी तो वह 12 के भाव लग जाएगा। मैंने राघवन से बात की। उसका कहना है कि यह बात उसे शुभम और संचित ने बताई थी। सच्चाई तक पहुंचने के लिए आप उनका नार्को टेस्ट करा सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किरण ने कहा, हम शुभम का नार्को टेस्ट नहीं होने देंगे। कानूनी प्रक्रिया है, इसमें आप तो क्या, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बहरहाल, एक इंस्पेक्टर की नौकरी लेने से पहले हमें सच्चाई तक तो पहुंचना ही होगा। हाँ, नार्को से बचने का एक रास्ता है। क्या? दोनों के मुंह से एक साथ निकला। वह वैसे ही सच बोल देगा तो नार्को की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सच्चाई यही है कि बच्चों ने उससे कुछ नहीं कहा। किरण ने कहा था सारी बातें उसकी अपनी बनाई हुई हैं। फिर वह बच्चों का नार्को कराने को क्यों कह रहा है? हमें क्या मालूम? तो ठीक है, नार्को करा लेते हैं, सच्चाई सामने आ जाएगी। आप उसे मेरे हवाले कर रहे हैं या फोर्स को बुलाऊं? थोड़ी घबराई और थोड़ी भन्नाई हुई किरण पुनः कुछ कहने वाली थी कि अंशुल मेहता ने उसे शांत रहने का इशारा करते हुए विजय से कहा, अभी अभी क्या कहा था आपने? कि अगर शुभम सच बता देता है तो नार्को की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? मेरा तो उद्देश्य ही सच्चाई का पता लगाना है। ऐसे ही पता लग जाएगी तो नार्को क्यों कराऊंगा? अंशुल के मुंह से ऐसी सांस निकली जैसे बहुत देर से रोकी हुई हवा झटके से छोड़ी हो। बोला, तो सच्चाई यह है मिस्टर विजय की शुभम और संचित ने इंस्पेक्टर राघवन से वह सब कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि उस बारे में उन्हें कान्हा ने बताया था। बात आपके नहीं बल्कि शुभम के कहने से बनेगी। हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। कीजिए। आप उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे, नार्को नहीं कराएंगे। सच बोलेगा तो उस सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और यह भी वादा करता हूं कि बात यहां से आगे नहीं जाएगी। अर्थात गवाही देने के लिए उसे कोर्ट कचहरी तो क्या, किसी थाने तक भी नहीं जाना पड़ेगा। मेरी रिपोर्ट अंतिम मानी जाएगी। किरण, उसने अपनी पत्नी से कहा, शुभम को ले आओ। किरण जैसे अब भी तैयार नहीं थी। उसने अपने पति की तरफ देखा जबकि अंशुल ने कहा, ले आओ। मुझे नहीं लगता कि ये अपने वादे से मुकरने वाले शख्स हैं। किरण बेमन से फ्लैट के अंदरूनी हिस्से में गई और 2 मिनट बाद जब वापस आई तो वह गोल मटोल लड़का विजय के सामने था। विजय ने उसे सामने बैठाया और बोला, कान्हा ने तुमसे अपने और मीना के बारे में क्या कहा था? सहमे हुए शुभम ने अपने मम्मी पापा की तरफ देखा। अंशुल ने कहा, सच बता दो बेटा, कुछ नहीं होगा। तब उसने वही बताया जो राघवन ने कहा था। विजय का अगला सवाल, उसने अपने पापा और चांदनी आंटी के बारे में भी कुछ कहा था? शुभम ने हाँ में गर्दन हिलाई। क्या? उसने वही कहा जो राघवन ने बताया था। राजन सरकार के मोबाइल पर रात के 11 बजे किडनैपर का फोन आया। विजय ने राजन की आवाज में हेलो कहा। दूसरी तरफ से कहा गया, 5 लाख लेकर घर से निकल। मैं तो कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। उसके सेंटेंस पर ध्यान दिए बगैर कहा गया, तुझे सेंट्रो में नहीं स्विफ्ट डिजायर में निकलना है। ऐसा क्यों? विजय ने पूछा। सवाल नहीं, जो कहा जाए वो कर। कहाँ पहुंचना है? गांधी चौक कहने के बाद फोन काट दिया गया। विजय ने तुरंत अशरफ का मोबाइल मिलाया और उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर बोला, फौरन से पहले विक्रम, नाहर और परवेज को साथ लेकर गांधी चौक पहुंचो प्यारे ज्ञान झरोखे। ये मेरे साथ मेरे फ्लैट पर ही हैं और हम तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहे थे। माजरा क्या है? टाइम कम था इसलिए विजय ने शॉर्ट में बताया, अगर तुरंत निकल पड़े तो तुम्हें गांधी चौक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे, जबकि जिसकी तुम्हें मदद करनी है वह जहां से चलेगा वहां से गांधी चौक पहुंचने में करीब 12 मिनट लगेंगे। मतलब वह तुम्हारे बाद वहां पहुंचेगा। वह सफेद स्विफ्ट डिजायर में होगा। राजन सरकार नाम के उस आदमी की बीवी को कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा है। वह उन्हें फिरौती देने निकला है और तुम्हें उन्हें जंबूरे से पकड़ना है जिन्हें फिरौती दी जाएगी। याद रहे, उन पर तब हाथ डालना है जब राजन सरकार की बीवी उसके पास सुरक्षित पहुंच जाए। तुम कहाँ होगे? हम हमेशा जहन्नुम में होते हैं। कहने के साथ उसने फोन काटा और दूसरी कॉल विकास को की।
उसे बताया कि किडनैपर की तरफ से राजन सरकार को गांधी चौक पहुंचने के लिए कहा गया है। तीसरा फोन राजन सरकार को किया। उससे कहा कि 5 लाख के साथ स्विफ्ट डिजायर में गांधी चौक पहुंचे। उसने पूछा, स्विफ्ट डिजायर में क्यों, सेंट्रो में क्यों नहीं? यही हुक्म हुआ है, उनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। तुम कहाँ हो? घबराइए मत, आपके आसपास ही होंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो। देर मत करो, विजय ने उसकी बात काटी, फौरन गाड़ी लेकर निकलो वरना उन्हें शक हो जाएगा। कहने के बाद विजय ने संबंध विच्छेद कर दिया था ताकि राजन सरकार और समय बर्बाद न करे। वह खुद भी लगभग दौड़ता हुआ अपनी कोठी के पोर्च में पहुंचा और गाड़ी स्टार्ट करके गांधी चौक की तरफ दौड़ा दी। उसे मालूम था कि कोठी से गांधी चौक पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, मगर उसे यह दूरी 15 मिनट से पहले पूरी करनी थी, इसलिए गाड़ी बहुत तेज चला रहा था। उस वक्त वह गांधी चौक पहुंचने ही वाला था कि राजन का मोबाइल एक बार फिर बजा। इस बार अलग नंबर से कॉल की गई थी। ड्राइव करते हुए ही विजय ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से पूछा गया, कहां पहुंचा? गांधी चौक, विजय ने राजन सरकार की आवाज में कहा। वहां से रिंग रोड की तरफ चल और अब फोन मत काटियो, मैं बताता रहूंगा कि कब क्या करना है। ठीक है, विजय ने कहा तो यही, लेकिन तुरंत ही फोन काट दिया था। तेजी से राजन से संबंध स्थापित किया और बोला, मैं किडनैपर को कॉन्फ्रेंस पर ले रहा हूं। उस अवस्था में उसकी आवाज आप तक भी पहुंचती रहेगी। याद रहे, आपको बिल्कुल नहीं बोलना है, एक लफ्ज भी नहीं, बस उसके कहे का पालन करते रहना है। तुम कहां हो? मैं आपकी गाड़ी को देख रहा हूं। रिंग रोड की तरफ चलिए, कहने के बाद विजय ने मोबाइल को होल्ड पर डाल दिया था। इस बीच उसे अशरफ की गाड़ी भी नजर आ गई थी और उसमें बैठे विक्रम, नाहर और परवेज भी। विकास नजर नहीं आया था। स्विफ्ट रिंग रोड की तरफ जा रही थी। एक निश्चित दूरी रखे अशरफ की गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। उसके पीछे विजय ने अपनी गाड़ी लगा दी। फिर जाने क्या सोचकर उसने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए इशारा किया कि उससे पीछे ही रहे। तभी राजन सरकार के फोन ने 2 बार टिंगटिंग की आवाज की। विजय ने कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से लगभग गुर्राकर पूछा गया, मेरे मना करने के बावजूद फोन क्यों काटा? माँ, मैंने नहीं काटा, अपने आप कट गया था, उसने राजन सरकार की आवाज में कहा। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम। कहां पहुंचा? रिंग रोड पर हूं। रिंग रोड पर कहां? मैकडॉनल्ड के सामने से गुजर रहा हूं। आगे जाकर आम्बेडकर रोड पर मुड़। एक ही बार में बता दो न कहां पहुंचना है। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, पुनः कड़क लहजे में कहा गया। जो कहता हूं वो करता रह और फोन मत काटियो, मैं रास्ता बताता रहूंगा। ठीक है, विजय ने केवल इतना ही कहा। कुछ देर बाद उसने स्विफ्ट को आम्बेडकर रोड पर मुड़ते देखा। विजय समझ गया कि राजन सरकार कॉन्फ्रेंसिंग पर है। किडनैपर की तरफ से रास्ता बताया जाता रहा। राजन सरकार कॉन्फ्रेंसिंग पर सुनकर उन्हीं रास्तों पर बढ़ता रहा और विजय तथा अशरफ की गाड़ियां सावधानी से उसके पीछे लगी रहीं। वह सिलसिला करीब 25 मिनट चला। अब वे शहर से काफी बाहर निकल आए थे। वहां स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थीं, लेकिन चांदनी रात होने के कारण दोनों तरफ दूर दूर तक फैले खेत साफ नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद हाईवे छोड़कर एक पतली सड़क पर मुड़ने का हुक्म मिला। स्विफ्ट उसी तरफ मुड़ गई। किडनैपर की तरफ से पुनः कहा गया, 2 किलोमीटर चलने के बाद तुझे एक खंडहर दिखाई देगा।
गाड़ी बाहर ही रोककर खंडहर में आना है। हम तुझसे खुद संपर्क कर लेंगे। विजय ने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत बेटा, 5 लाख लाया है तो किस बात का डर। हम पैसे लेकर तेरी बीवी तुझे सौंप देंगे। मुझे खंडहर नजर आने लगा है। आजा कहने के बाद फोन काट दिया गया। विजय ने कहा, उन्होंने फोन काट दिया है सरकारे आली, अब आप बोल सकते हो। तुम कहाँ हो? राजन सरकार की घबराई हुई आवाज उभरी। चिंता मत करो, आपके पीछे ही हूँ। मुझे तो कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही। अगर आपको नजर आ गई तो उन्हें भी नजर आ जाएगी, और ऐसा हो गया तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। मतलब हमारी हेडलाइट्स ऑफ हैं। विजय, कोई ऐसा काम मत करना जिससे इंदु की जान खतरे में पड़ जाए। भले ही 5 लाख चले जाएं। मुझे इंदु चाहिए, और मुझे वे चाहिए जिन्होंने यह हरकत की है। कहने के बाद विजय ने सिर्फ फोन ही नहीं काटा बल्कि गाड़ी भी रोक दी। गाड़ी रोकने का कारण था स्विफ्ट का खंडहर के सामने पहुंच जाना, बल्कि रुक जाना। अशरफ ने अपनी गाड़ी ठीक उसके पीछे पहुंचकर रोकी थी। उसने भी हेडलाइट्स ऑफ कर रखी थीं। अशरफ के साथ विक्रम, नाहर और परवेज भी दौड़ते हुए विजय के करीब पहुंचे। उन सबकी नजरें अभी तक ऑन स्विफ्ट डिजायर की टेल लाइट्स पर थीं। अब अशरफ ने पूछा, मेरे अनुमान से वे 4 होंगे। विजय ने कहा, एक भी बचकर नहीं निकलना चाहिए। तभी स्विफ्ट की टेल लाइट्स ऑफ हो गई। आओ कहने के साथ वह तेजी से स्विफ्ट की तरफ बढ़ा। चारों ने उसे फॉलो किया। चांदनी रात के बावजूद दूरी ज्यादा होने के कारण वे राजन को सिर्फ एक परछाई के रूप में देख सके थे। उस परछाई के रूप में जो गाड़ी से निकलकर खंडहर की तरफ बढ़ी थी। उसके हाथ में एक सूटकेस था। तभी स्विफ्ट की डिक्की खुली। अरे अशरफ चौंका, उसमें कोई है। विजय बोला, दिल जला होना चाहिए। ओह, नाहर के मुंह से निकला, वो भी है। विजय ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वे तेजी से खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे। उस खंडहर की तरफ जिसके टूटे फूटे ऊंचे ऊंचे बुर्ज चारों तरफ छाए सन्नाटे में बड़े भयावह लग रहे थे। एक दीवार तो जमीन से करीब 40 फुट ऊपर तक चली गई थी। वे ज्यों-ज्यों नजदीक पहुंचते जा रहे थे, खंडहर की आकृति स्पष्ट होती जा रही थी। राजन सरकार ही नहीं, विकास भी उनकी आंखों से ओझल हो चुका था। स्विफ्ट के करीब पहुंचकर विजय जमीन पर लेट गया और बोला, लेट जाओ प्यारों, वरना देख लिए जाओगे। सबने वैसा ही किया। चीकू और बंटी खंडहर के मलबे से करीब 40 फुट ऊपर थे। खंडहर की सबसे ऊंची और विशाल दीवार के शीर्ष पर, बुर्ज के नजदीक जहां वे थे, वहां कहीं छत थी, कहीं से टूट चुकी थी। वहां वे बुर्ज के पीछे मौजूद उन सीढ़ियों के जरिए पहुंचे थे जो बीच बीच में से टूटी हुई थीं। उनके नजदीक एक प्लास्टिक की कुर्सी थी और कुर्सी के साथ रस्सियों से बंधी हुई थी इंदु सरकार। अपनी इच्छा से वह हिलडुल तक नहीं सकती थी। मुंह पर टेप चिपका हुआ था। चारों तरफ चांदनी छिटकी पड़ी थी। इसके बावजूद न वे विजय एंड कंपनी को देख सके, न ही विकास को, क्योंकि उन सभी ने खुद को मलबे के ढेर पर चिपका रखा था। रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। अकेला राजन सरकार था जो मलबे पर 2 पैरों से चल रहा था, और इसलिए दीवार के शीर्ष पर खड़े चीकू और बंटी उसे परछाई के रूप में देख सकते थे। एकाएक चीकू ने अपने हाथ में मौजूद टार्च का रुख राजन की तरफ किया और ऑन कर दी। उसके ऑन होते ही स्वाभाविक रूप से राजन सरकार की दृष्टि ऊपर की तरफ उठ गई। विजय एंड कंपनी ने भी उधर देखा था।
विकास ने भी। टार्च के प्रकाश का गोल दायरा मलबे पर इधर उधर थिरक रहा था। चीकू ने कहा, इस रोशनी को फॉलो कर सेठ, यही तुझे तेरी बीवी तक पहुंचा सकती है। राजन सरकार प्रकाश के दायरे की तरफ बढ़ने लगा और प्रकाश का दायरा था कि जितना वह उसके करीब पहुंचता, दायरा और आगे सरक जाता। उसे फॉलो करता करता राजन सरकार उस दीवार की जड़ में पहुंच गया जिसके शीर्ष पर चीकू और बंटी थे। प्रकाश दायरा दीवार के शीर्ष से नीचे तक लटकी एक रस्सी पर स्थिर हो गया। चीकू की आवाज गूंजी, सूटकेस को इस रस्सी में बांध दे सेठ। राजन के मुंह से कांपती आवाज निकली, पहले इंदु, मुझे मालूम था तू यह कहेगा। देख, ये रही तेरी इंदु। उसके शब्दों के साथ प्रकाश दायरा बड़ी तेजी से घूमा और जहां स्थिर हुआ वहां का दृश्य देखकर विजय जैसे शख्स के भी रोंगटे खड़े हो गए। एक दूसरी रस्सी से बंधी प्लास्टिक की वह कुर्सी दीवार के साथ हवा में झूल रही थी जिस पर इंदु बंधी हुई थी। उसमें बंधी रस्सी को बंटी पकड़े हुए था। या ये क्या कर रहे हो? राजन सरकार के हलक से चीख सी निकल गई थी, ये क्या कर रहे हो तुम? रस्सी को ऊपर खींचो। कुर्सी उलट गई तो? नहीं, तुम इंदु को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं 5 लाख लेकर आया हूं। डर मत सेठ, चीकू ने हंसते हुए कहा। अगर तूने कोई गड़बड़ नहीं की तो न तो कुर्सी उल्टी होगी, नहीं इतनी जोर से नीचे जाकर गिरेगी कि तेरी बीवी की लीला ही खत्म हो जाए। मेरे साथी ने इसे पकड़ रखा है। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि आदान प्रदान साथ साथ हो, चीकू बोला। तूने अभी तक सूटकेस इस दूसरी रस्सी में नहीं बांधा, जल्दी बांध। जैसे जैसे मैं इस रस्सी को ऊपर खींचूंगा वैसे वैसे मेरा साथी कुर्सी को नीचे लटकाता जाएगा। इधर सूटकेस ऊपर पहुंचेगा, उधर तेरी बीवी तेरे पहलू में। हिसाब बराबर, खेल खत्म, पैसा हजम। राजन सरकार ने बगैर जरा भी देर किए सूटकेस रस्सी में बांध दिया और वही हुआ जैसा चीकू ने कहा था। एक तरफ से सूटकेस ऊपर जाने लगा, दूसरी तरफ से कुर्सी नीचे आने लगी। इस प्रक्रिया में 10 मिनट लगे, लेकिन अंततः सूटकेस ऊपर पहुंचा। कुर्सी के चारों पाए मलबे के ढेर पर आ टिके। टार्च ऑफ हो चुकी थी। राजन सरकार इंदु पुकारता कुर्सी के नजदीक पहुंचा और उसके मुंह पर चिपके टेप को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि एक कड़क आवाज ने सन्नाटे को चीरा, रुक जा सेठ। यह आवाज दीवार के शीर्ष से नहीं बल्कि ठीक उसके पीछे से आई थी। वह पलटता हुआ बोला, चंदू, तू चंदू है क्या? ठीक पहचाना सेठ। टूटी हुई दीवार के पीछे से एक ऐसी परछाई निकलकर सामने आई जिसके हाथ में रिवॉल्वर था। ठीक पहचाना तूने, मैं चंदू ही हूँ। तब तूने किया है यह सब? अब भी कोई शक रह गया? पर क्यों? तूने ऐसा क्यों किया? तू तो एक नंबर का गधा निकला सेठ। सारे पत्ते खुलने के बाद भी नहीं समझा कि मैंने यह सब क्यों किया। तब तू गलतफहमी का शिकार है, हमने मीना को नहीं मारा। हाँ, अब समझा तू। चंदू के हलक से आग सी निकली थी। अब यह भी समझ कि मैंने तुझे स्विफ्ट में ही क्यों बुलाया। मेरी माँ की लाश को इसी में डालकर कूड़े के ढेर पर ले गया था न कुत्ते। अब मैं तुम दोनों की लाशों को उसी गाड़ी में डालकर उसी कूड़े के ढेर पर ले जाऊंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता चंदू। हमने तेरी माँ को। टार्च ऑन कर बॉबी। चंदू राजन सरकार की बात काटकर गुर्राया, इसका चेहरा दिखा मुझे। मैं देखना चाहता हूँ कि मरते वक्त इसके चेहरे पर कितना पीलापन होगा। चंदू की परछाई के पीछे से एक टार्च ऑन हुई।
उसकी तेज रोशनी सीधी राजन सरकार के चेहरे पर पड़ी थी। उसकी आंखें चुंधिया गईं। अपने बाजू से उन्हें ढकने की कोशिश की। चंदू बुरी तरह जज्बाती होकर दहाड़ा था, हरामजादे। चंदू बुरी तरह जज्बाती होकर दहाड़ा था। मैंने तुझे यहाँ 5 लाख के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि। सेंटेंस अधूरा रह गया उसका। आगे के शब्द चीख में तब्दील हो गए और उस अकेले की चीख नहीं गूंजी थी वहां। उसके साथ बॉबी की चीख भी गूंजी थी। कारण था दोनों पर एक साथ 2 लोगों का हमला। उन दोनों में एक विकास था, दूसरा अशरफ। चंदू के हाथ से छिटककर रिवाल्वर जाने कहां जा गिरा। उसे लिए विकास मलबे के ढेर पर लुढ़कता चला गया था। इधर अशरफ का शिकार उसके पंजे में था और वह नाहर था जिसने लपककर मलबे पर लुढ़कती वह ऑन टार्च उठा ली जो अचानक हमला होने के कारण बॉबी के हाथ से छूटकर गिरी थी। कहां कल परसों के लौंडे और कहां विकास और अशरफ जैसे महारथी। सारा खंडहर चंदू और बॉबी की चीखों से गूंज उठा। यही मंजर दीवार के शीर्ष पर था। वहां जहां विजय, परवेज और विक्रम कहर बनकर चीकू और बंटी पर टूटे। पहले उन्होंने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जब ऐसे प्रहार होने लगे जिन्हें झेलना उनके वश में नहीं था तो मैदान छोड़कर भागने लगे, परंतु उन्हें भागने तक नहीं दिया गया। चारों को दबोच लिया गया था। उनसे पूछताछ में पता लगा चंदू के दिल में अपनी मां की हत्या का बदला लेने की आग सुलग रही थी। उसे लगता था कि पैसे और पहुंच वाले होने के कारण सरकार दंपति ऊंची अदालत में कानून से बच जाएंगे। वैसे भी वह अपनी मां के हत्यारों को अपने हाथों से सजा देने का ख्वाहिशमंद था, मगर हिम्मत और साधन न होने के कारण कुछ कर नहीं पा रहा था। इस बारे में वह अक्सर अपने खास दोस्त बॉबी से चर्चा किया करता था। एक दिन बॉबी ने चंदू के दिल के मलाल के बारे में बंटी को बता दिया। बंटी बोला, इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा एक दोस्त है जो ऐसे कामों में माहिर है। बॉबी ने यह बात चंदू को बताई। चंदू ने उससे मिलने की इच्छा जताई। इस तरह चंदू, बॉबी और बंटी एक मत हुए तथा राजनगर के एक ढाबे पर चीकू से मिले। चंदू की इच्छा सुनने के बाद चीकू ने कहा, मैं तेरा काम करा दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तू तो जानता ही है यार, बंटी ने कहा था, चंदू भी हमारी तरह माली है। किसी को देने के लिए होता तो बात ही क्या थी। मैं प्रोफेशन आदमी हूँ दोस्त, चीकू ने कहा था। जब तक मुझे कुछ नहीं मिलता तब तक कुछ नहीं करता। उस दिन बात यहीं खत्म हो गई, क्योंकि चंदू के पास देने के लिए कुछ था नहीं और चीकू फ्री में काम करने को तैयार नहीं था। फिर अचानक कल चीकू धनपतराय के फार्म हाउस पर पहुंचकर उनसे मिला और बोला, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। क्या? उत्सुक होकर चंदू ने पूछा। अगर तेरे सेठ की बीवी को किडनैप कर लिया जाए तो उसके बदले में क्या वो 10-5 लाख दे सकता है? मुझे नहीं पता। हैसियत क्या है उसकी? हैसियत तो बहुत है, लेकिन यह नहीं पता कि देगा या। जिसकी हैसियत होती है वह देता भी है, चीकू कहता चला गया। इस तरह बात बन सकती है। हम उसकी बीवी को किडनैप कर लेंगे, 5 लाख मांगेंगे, फिरौती लेकर उसे ही बुलाएंगे। 5 लाख में सबका हिस्सा होगा। सरकार दंपति को तेरे हवाले कर दिया जाएगा। तू आराम से उनका कामतमाम कर सकेगा, क्योंकि वह जगह सुनसान होगी और वहां हमारे और उनके अलावा कोई नहीं होगा। घटना का कोई गवाह नहीं। मुझे पैसों में हिस्सा नहीं चाहिए, चंदू ने कहा था। बस एक ही ख्वाहिश है, अपनी मां के हत्यारों को मौत के घाट उतार सकूं। मुझे भी हिस्सा नहीं चाहिए, बॉबी बोला था। मैं यह काम अपने दोस्त चंदू के लिए करूंगा। तो पक्का? चीकू बोला। 5 लाख मेरे और बंटी के, और वे दोनों तुम्हारे।
प्लान ऐसा बनाया जाएगा कि इधर हमें 5 लाख मिलेंगे, उधर तुम्हें सरकार दंपति। दोनों पक्ष खुश। तो कब करना है काम? चंदू ने पूछा। चीकू बोला, आज ही। आज ही, तीनों चिहुंके। नेक काम में देर कैसी, अभी निकल चलो मेरे साथ। तीनों तैयार हो गए। प्लान बनाने और उस पर अमल करने की जिम्मेदारी चीकू की थी। वार्ता के अंतिम चरण में पहुंचते पहुंचते यह सवाल उठा कि चंदू और बॉबी सरकार दंपति को मारेंगे कैसे। किसी हथियार का इंतजाम करने की बात चली तो बॉबी को केयर टेकर के रिवॉल्वर का ख्याल आया। उसे चुराना तय हुआ और वैसा ही किया गया। चारों के संयुक्त बयान के बाद विजय विकास इस नतीजे पर पहुंचे कि चंदू, बॉबी और बंटी तो केवल मोहरे थे, असली खिलाड़ी चीकू था। सब कुछ उसी ने किया था। वे तीनों तो वही करते रहे जो वह बताता रहा। इसलिए विजय ने उन तीनों को रघुनाथ के हवाले किया, जबकि चीकू को लेकर विकास के साथ कोठी पर आ गया। अब बोलो छींकू प्यारे। उसे कुर्सी पर बैठाने के बाद विजय ने कहा, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जज जी, वह सहमा हुआ था। मैं समझा नहीं। अभी तक समझ हम भी नहीं पाए हैं। प्यारेलाल की दो ने 5 लाख के लिए अपहरण किया और दो ने सरकार दंपति का राम नाम सत्य करने के लिए। ये बात क्या हुई? मैं समझा नहीं कि आप क्या नहीं समझे। किस्सा अगर इतना ही सीधा है तो यह घटना उसी दिन क्यों घटी जिस दिन हम रीइन्वेस्टिगेशन पर निकले? उससे पहले पूरा साल पड़ा था, कभी भी क्यों नहीं घट गई? मैं क्या कह सकता हूं बल्कि? हाँ, बोलो। बल्कि मुझे तो अभी तक यह भी नहीं पता कि आप कौन हैं और किस केस की रीइन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यानी अपहरण कल ही हुआ, यह एक इत्तेफाक है? हाँ, हमारी खोपड़ी यह बात मानने को तैयार नहीं है। हमें लगता है कि इस मामले में कहीं न कहीं कोई न कोई पेंच है। कल का दिन खास तौर पर चुना गया। ऐसा नहीं है। तुमने बताया कि तुम किसी अमीर आदमी के ड्राइवर हो। वह BMW गाड़ी उसी की थी जिसे लेकर कई बार धनपतराय के फार्म हाउस पर पहुंचे थे और मिसेस सरकार को किडनैप करने के बाद वेन से उसी गाड़ी में ट्रांसफर किया गया था। सच्चाई यही है। मिसेस सरकार को खंडहर में पहुंचाने के बाद तुम कल ही गाड़ी को मालिक के बंगले पर छोड़ आए और उससे यह कहकर 5 दिन की छुट्टी ले ली कि अपने गांव जा रहे हो। जी, राजनगर में तुम्हारा घोंसला कहाँ है? मालिक के बंगले में सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, उसने बताया। उन्हीं में से एक मुझे मिला हुआ है। अब हम तुम्हारे मालिक का नाम जानना चाहते हैं। संदीप बिजलानी। बिजलानी। विजय बुरी तरह चौंका था। इस किस्से में यह दूसरा बिजलानी कहां से कूद पड़ा? चीकू चुप रहा, जैसे कुछ समझा न हो। विजय ने पूछा, क्या तुम अशोक बिजलानी को जानते हो? अशोक बिजलानी? नहीं तो तुम्हारा वाला बिजलानी कहाँ रहता है? 7 सिविल लाइन। क्या करता है? उनकी शुगर मिल है, बिजलानी शुगर वर्क्स। यह नाम तो सुना है, शहर का बड़ा नाम है। तुम्हारे बिजलानी साहब के परिवार में और कौन कौन है? 3 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है, चीकू ने बताया। अब अकेले हैं। बाल बच्चा? कभी हुआ ही नहीं। माँ बाप भाई बहन तो हुए होंगे। माँ बाप काफी पहले मर चुके हैं। बहन के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। एक भाई के बारे में सुना है मगर कभी देखा नहीं। लोगों का कहना है कि उससे मालिक के संबंध अच्छे नहीं हैं। कब से नौकरी कर रहे हो वहां? 1 साल हो गया। उससे पहले की बातें कैसे जानते हो?
दूसरे नौकरों से बात होती रहती है, कई तो काफी पुराने हैं। तब के जब बिजलानी साहब के माँ बाप भी जिंदा थे। 1 साल से पहले कहाँ सर्विस करते थे। तेवतिया साहब का ड्राइवर था। यानी जहां रहे ड्राइवर ही रहे हो। हाँ, जिस प्लानिंग के तहत मिसेस सरकार को किडनैप किया और जिस शातिराना अंदाज में सर्विलांस नाम की चीज से बचे, उससे लगता है कि घुटे हुए अपराधी हो। ये ड्राइवरी की नौकरी तो अपनी असलियत छुपाने के लिए करते हो। वह चुप रह गया। अगर किसी को किडनैप करके ही पैसे कमाने थे तो सिर्फ 5 लाख की आसामी को क्यों चुना? 5 करोड़ की आसामी को क्यों नहीं उठाया? जैसे बिजलानी शुगर वर्क्स का मालिक, जिसकी तुम गाड़ी चलाते थे, उसका अपहरण करना सबसे आसान था। मेरा सिद्धांत है, जहां काम करते हो वहां गड़बड़ न करो। कारण पुलिस सबसे पहले नौकरों को ही पकड़ती है। विजय को लगा बड़े मार्के की बात कही है उसने। फिर भी उसे लग रहा था कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना नजर आ रहा है। बोला, ठीक है चीकू प्यारे, कल तुम्हारे बिजलानी से भी मिलते हैं। उस वक्त उसने कल्पना तक न की थी कि संदीप बिजलानी से मिलने के बाद एक नया ही किस्सा सामने आ जाएगा। अगले दिन पजेरो 7 सिविल लाइन के गेट के बाहर रुकी। कंप्लीट ब्रास का बना हुआ गेट 12 फुट ऊंचा था और 12 ही फुट ऊंची थी वह चारदीवारी जो सिविल लाइन जैसे महंगे इलाके में 10,000 वर्ग मीटर के भूखंड को घेरे हुए थी। कीमती पत्थर से मढ़ी हुई थी वह। गेट बंद था। मस्तक पर लिखा था, संदीप बिजलानी। क्या करना है गुरु? विकास ने पूछा। विजय ने पिछली सीट पर बैठे चीकू से कहा, नंबर बता। चीकू ने नंबर बताया। विकास ने उसे अपने मोबाइल से मिलाया। कुछ देर तक रिंग जाने के बाद कॉल रिसीव की गई। भारी भरकम आवाज ने हेलो कहा। विजय ने कहा, विजय बोल रहा हूं बिजलानी साहब। कौन विजय? पूछा गया। मेरा संबंध रॉ से है। रॉ से? आवाज में चौंकाहट पैदा हुई। कहिए, किसी सिलसिले में आपसे मिलना है। रॉ को हमसे क्या काम हो सकता है? जैसे खुद से कहा गया हो। फिर फोन पर कहा गया, कब मिलना चाहते हो? अभी। बंदा आपके बंद गेट के बाहर खड़ा है। खामोशी छा गई, जैसे कुछ सोचा जा रहा हो। फिर निर्णायक लहजे में कहा गया, गेट पर पहुंच ही गए हो तो आ जाओ। गेट खुलेगा तो आएंगे न? हम गार्ड को बोलते हैं। थैंक्स कहकर विजय ने संबंध विच्छेद कर दिया। कुछ देर बाद काले रंग की वर्दी और बंदूकधारी गार्ड ने विशाल गेट खोला तथा गाड़ी को अंदर आने का इशारा किया। गेट खुलते ही बंगले की भव्यता नजर आने लगी थी। 5 फुट चौड़ी एक क्यारी दूर तक चली गई थी। उस क्यारी में पानी भरा हुआ था। छोटे छोटे फाउंटेन चल रहे थे। क्यारी के दोनों तरफ 2 सड़कें थीं। एक बाईं तरफ, दूसरी दाईं तरफ। विकास को समझने में देर नहीं लगी कि उसे बाईं सड़क से अंदर जाना है और उसने वैसा ही किया। करीब 200 मीटर दूर इमारत नजर आ रही थी। एकदम गोल गोल पिलर्स पर टिकी हुई, जैसे संसद भवन की कॉपी की गई हो। उसके चारों तरफ मखमली हरी घास और रंग बिरंगे फूलों से महकता लंबा चौड़ा लॉन था। हर तरफ छोटे छोटे वाटरफॉल। सड़क डबल हाइट पोर्च के नीचे जाकर खत्म हुई और विकास ने पजेरो वहीं रोकी। पोर्च इतना बड़ा था कि उसके नीचे पहले ही से 5 गाड़ियां खड़ी हुई थीं। सभी लग्जरी। उनमें BMW भी थी।
विजय ने उसकी तरफ इशारा करते हुए चीकू से पूछा, क्या वो गाड़ी यही है जिसमें मिसेस सरकार को खंडहर में ले गए थे? उसने स्वीकृति में गर्दन हिलाई। पोर्च में भी एक काली वर्दी वाला गार्ड तैनात था, लेकिन उसके कंधे पर बंदूक नहीं थी। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री, उसने विजय की साइड वाला दरवाजा खोला। विजय समझ सकता था कि वह सब संदीप बिजलानी के इशारे पर हो रहा है। आओ प्यारों कहने के साथ विजय बाहर निकला और किसी को सोचने समझने का मौका दिए बगैर बहुत तेज कदमों से सीधा BMW की तरफ बढ़ गया। हड़बड़ाकर उसके पीछे लपकता गार्ड बोला, अरे उधर कहाँ जा रहे हैं सर, गेट इधर है। मगर विजय भला कहाँ सुनने वाला था। वह BMW के करीब पहुंचा और उसके अगले दाएं टायर पर नजर डाली। उसका बायां किनारा घिसा हुआ था। पुष्टि हो गई कि मंदिर के पास मिसेस सरकार को वैन से उसी में ट्रांसफर किया गया था। इस बीच गार्ड उसके करीब आ गया था। बोला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? देख रहे थे कि BMW कैसी होती है। मेरे साथ आइए। इस बीच विकास और चीकू भी पजेरों से बाहर निकल चुके थे और चीकू पर नजर पड़ते ही गार्ड के चेहरे पर जो भाव उभरे उन्हें देखकर विजय चौंक पड़ा। गार्ड ने चीकू से कहा था, तू क्यों? चीकू ने पूछा, क्या हुआ? तेरी खबर तो साहब लेंगे। खबर लेंगे? क्या किया है मैंने? वही बताएंगे। उससे कहने के बाद गार्ड ने विजय से पूछा था, आप कौन हैं सर, और यह आपके साथ कैसे? हम कौन हैं? यह तो हम तुम्हारे साहब को बता चुके हैं, लेकिन तुम्हें हमारे साथ इसके होने में क्या आपत्ति है? उसने कुछ बताने के लिए मुंह खोला, मगर फिर जैसे बात बदल दी, साहब ही बताएंगे। आइए। वह इमारत के गेट की तरफ बढ़ गया था। तीनों पीछे हो लिए। विजय विकास देख चुके थे कि जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए थे, अर्थात अंदर कहीं उन्हें देखा जा रहा था। दूध जैसे बेदाग सफेद पत्थरों से मढ़ी करीब 20 फुट चौड़ी और 40 फुट लंबी गैलरी से गुजारता गार्ड उन्हें एक ऐसे हॉल में ले गया जिसकी छत 40 फुट ऊपर थी। गुंबद नुमा। गुंबद में बहुत बड़ा इटालियन फानूस लटका हुआ था, बल्कि यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहां मौजूद हर वस्तु संदीप बिजलानी के राजसी ठाठ की तरफ इशारा कर रही थी। सोफा ऐसा कि बैठने को दिल न चाहे। ऐसा एहसास होता था कि अगर उस पर बैठा गया तो मैला हो जाएगा और उस पर बैठने की नौबत आई भी नहीं। विजय विकास अभी हॉल की भव्यता में ही खोए हुए थे कि ऐसी आवाज हुई जैसे किसी दरवाजे को बहुत गुस्से में झटके से खोला और बंद किया गया हो। सबकी नजरें उधर घूम गईं। वह हॉल का अंदर की तरफ खुलने वाला दरवाजा था। कीमती सूट पहने एक ऐसा शख्स नजर आया जिस पर नजर पड़ते ही विजय विकास को लगा कि वह अशोक बिजलानी है। बहुत गुस्से में था वह, इतना ज्यादा कि हॉल में कदम रखते ही उसने किसी और की तरफ देखा तक नहीं। चीकू पर चढ़ दौड़ा, कहाँ था तू? फोन क्यों बंद कर रख था? चीकू सिर झुकाए खड़ा रहा। जवाब दे, उसका पारा और चढ़ गया। और तेरे पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए? इस बार चीकू ने न सिर्फ चेहरा ऊपर उठाया था बल्कि उस पर चौंकने के भाव भी थे। मुंह से शब्द फिसले, कौन से 10 लाख जिन्हें तूने अपनी अलमारी में रख रखा था? चीकू का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह बड़ी मुश्किल से कह सका, मेरे पास 10 लाख कहाँ से आएंगे साहब? वही तो पूछ रहे हैं, इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो कभी इतने पैसे देखे तक नहीं। झूठ मत बोल। गुलाब सिंह को वे तेरी अलमारी से मिले हैं। अलमारी से वह हकबकाया और फिर तुरंत ही जबरदस्त यू टर्न लेता हुआ बोला, ओह अच्छा,
आप उन 10 लाख की बात कर रहे हैं? वो तो मैंने अपनी जमीन बेची थी ना, उसके मिले थे। कब, कौन सी जमीन बेची थी तूने? पिछले हफ्ते ही तो। अपनी गांव वाली जमीन। हमें तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। इसमें बताने वाली क्या बात थी साहब? मेरी जमीन थी, मैंने बेच दी। वैसे भी जब मुझे गांव में रहना ही नहीं तो करता भी क्या? पर मेरी अलमारी गुलाब सिंह या किसी और को खोलने का क्या राइट है? ये बात तो ठीक नहीं है साहब। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। यह सुनने के बाद तो संदीप बिजलानी का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर चढ़ गया। झपटकर चीकू के नजदीक पहुंचा वह और उसके गाल पर चांटा मारता हुआ जोर से चीखा, पुलिस में कंप्लेंट करेगा तू? पुलिस में कंप्लेंट करेगा हमारी? आप मुझे मारकर ठीक नहीं कर रहे हैं साहब। चीकू ने तेवर दिखाए। एक तो आपने मेरी अलमारी और संदीप बिजलानी जैसे औसान खो बैठा। अपने ड्राइवर के वे तेवर वह बर्दाश्त नहीं कर सका था। उसके दोनों गालों पर चांटे बरसाता चला गया। बाएं हाथ से बाएं गाल पर, दाएं हाथ से दाएं गाल पर, एक के बाद एक। दोनों हाथ बिजली की सी गति से चल रहे थे। वह रुकने को ही तैयार नहीं था, साथ ही चीखे चला जा रहा था, जुबान लड़ाएगा, हमसे जुबान लड़ाएगा तू। पहले तो विजय उस सीन को देखता रहा, कुछ सोचता रहा। फिर चेहरे पर थोड़े आश्चर्य के भाव उभरे और जब देखा कि संदीप रुकने को ही तैयार नहीं है तो आगे बढ़कर हस्तक्षेप किया। संदीप को कंधों से पकड़ता बोला, बस बस मिस्टर संदीप, अपनी बदतमीजी की काफी सजा मिल चुकी है उसे। संदीप का गुस्सा कम होने को तैयार नहीं था। वह तब भी चीखा था, तू पुलिस में कंप्लेंट करेगा हमारी? क्यों नहीं कर सकता? चीकू भी पूरा ढीठ था। भले ही वह आप ही की दी हुई हो, पर जब तक मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ वह मेरी प्राइवेट अलमारी है, और अगर वह किसी और ने खोली है तो चोरी ही हुई न। नाम क्या है तेरे गांव का? बिजलानी के लहजे में व्यंग्य था। आप जानते तो हैं, मेरे लाइसेंस में लिखा है नूरनगर। पुलिस इंक्वायरी कर चुकी है, तेरा एड्रेस फर्जी है। पुलिस? उसके छक्के छूट गए। मुंह से निकला, पुलिस बीच में कहां से आ गई? क्यों? अभी तो खुद पुलिस को बुलाने की बात कर रहा था, अब पुलिस के नाम से ही छक्के छूट गए। इस बार वह कुछ बोला नहीं, केवल घूरता रह गया बिजलानी को। हम समझ गए, तू हमें नहीं बताएगा कि वो 10 लाख कहां से आए, पुलिस को बताएगा। हम तेरी कंप्लेंट कर चुके हैं और 10 लाख रुपए भी पुलिस को सौंप चुके हैं। कहने के साथ उसने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने की कोशिश कर ही रहा था कि विजय ने कहा, किसे फोन कर रहे हैं जनाब? पुलिस को, उसने रौ में जवाब दिया। पुलिस के अब्बा हुजूर तो आपके सामने खड़े हैं। मतलब वह अब भी गुस्से में था। हमने बताया था कि हम रौ से हैं। ओह हाँ, संदीप बिजलानी को जैसे याद आया, यह आपके साथ कैसे? क्या इसने कुछ कर दिया है? तभी तो हमारी गिरफ्त में है। क्या किया है? वो सब बाद में, विजय ने कहा। पहले आप बताइए कि 10 लाख का क्या चक्कर है? वही तो हम इससे जानना चाहते हैं। कहने के बाद वह थोड़ा रुका। चेहरे पर ऐसे भाव उभरे जैसे गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा हो। फिर अपेक्षाकृत शांत स्वर में बोला, सॉरी मिस्टर, क्या नाम बताया था आपने अपना? विजय ठकुराय कहते हैं हमें। कहने के साथ विजय ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया था। सॉरी मिस्टर विजय, उसने हाथ मिलाते हुए चीकू की तरफ इशारा करने के साथ कहा। इसे देखते ही हमें इतना गुस्सा आ गया कि आपकी तरफ ध्यान देना ही भूल गए। गुस्से का कारण?
परसों रात इसने हमसे कहा कि अपने गांव जाना है, 5 दिन की छुट्टी चाहिए। हमने छुट्टी दे दी। कल सुबह गुलाब सिंह को इसकी अलमारी से 10 लाख रुपए मिले। गुलाब सिंह कौन हुआ? हमारा सबसे पुराना और विश्वस्त सर्वेंट। वो चीकू की सैफ में क्यों घुसा? ऐसा करने के लिए हमने कह रखा है। बात समझ में नहीं आई। बंगले में 20 सर्वेंट हैं। गुलाब सिंह के अलावा सभी सर्वेंट्स क्वार्टर्स में रहते हैं। रात के समय केवल गुलाब सिंह हमारे साथ बंगले में रहता है। बंगले में कई बार छोटी मोटी चोरियां हो चुकी हैं, इसलिए हमने गुलाब सिंह से कहा कि वह समय समय पर सर्वेंट क्वार्टर्स में जाकर वहां की तलाशी लेता रहा करे ताकि चोर पकड़ा जाए। सभी सर्वेंट्स को गोदरेज की एक एक अलमारी दी हुई है। गुलाब सिंह के पास उनकी डुप्लीकेट चाबियां हैं, जिनकी मदद से वह मौका लगते ही किसी की भी अलमारी चेक कर सकता है, पर इस बारे में इस घटना से पहले किसी भी सर्वेंट को कुछ पता नहीं था। तो गुलाब सिंह ने इन जनाब की अलमारी चेक की। हाँ, उससे 10 लाख रुपए मिले। आप सुन चुके हैं। और हिमाकत तो देखो इसकी। आपके सामने हमें बरगलाने की कितनी कोशिश की, लेकिन आप समझ गए होंगे कि यह झूठ बोल रहा था। जमीन वमीन की बात गप्प है। रुपए मिलने पर गुलाब सिंह ने क्या किया? हमें बताया। आपने क्या किया? सबसे पहले बंगले में मौजूद अपना कैश चेक किया। उसमें से 1 पैसा भी गायब नहीं था। फिर हम चौंक पड़े। दिमाग में सवाल उभरा, चीकू के पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई? जानने के लिए इसे फोन किया। स्विच ऑफ आया। दोपहर तक कई बार फोन किया। जब स्विच ऑफ ही आता रहा तो लगा जरूर कुछ गड़बड़ है। एक ड्राइवर पर बगैर कोई गलत काम किए इतने पैसे कहां से आएंगे? बात तो ठीक सोची आपने। उसके बाद हमें लगा कि इस बारे में पुलिस को सूचित करना जरूरी है, इसलिए सिविल लाइन थाने फोन किया। इंस्पेक्टर को बुलाया और सारी बात बताते हुए 10 लाख रुपए उसे सौंप दिए। इसके ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी दे दी, जिसमें इसके गांव का वह एड्रेस था जिसकी बात यह अभी अभी कर रहा था। इंस्पेक्टर ने कोई रिपोर्ट दी। कल शाम फोन पर बताया कि वह इंक्वायरी करा चुका है। एड्रेस फर्जी है। हमें यकीन हो गया कि यह आदमी 2 नंबरी है। तब इंस्पेक्टर ने कहा, कोई भी अपने 10 लाख छोड़कर नहीं जा सकता। अलमारी में रुपए छोड़कर जाने का सीधा सा मतलब है कि वह आपके यहां से हमेशा के लिए नहीं गया है। 4-5 दिन बाद जरूर लौटेगा। उसे क्या पता रुपए पकड़े गए हैं। वह तो यही सोच रहा होगा कि उसकी रकम अलमारी में सुरक्षित है। बड़ी मार्के की बात कही इंस्पेक्टर ने। हमें भी जंची बिजलानी बोला। हम भी और इंस्पेक्टर भी 5 दिन गुजरने का इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने कह रखा था, जैसे ही आए सूचित कर दें। उसके बाद यह पता लगाना उसका काम होगा कि इसके पास यह रकम कहां से आई। पुलिस आने के कारण सभी सर्वेंट्स को पता लग गया था कि चीकू की अलमारी से 10 लाख रुपए मिले हैं, मगर हमने सबको हिदायत दे दी थी कि जब आए तो कोई उससे कुछ नहीं कहेगा। जो कहना या करना होगा हम करेंगे। पर यह तो आज तीसरे दिन ही आ गया। आया नहीं है जनाब, लाया गया है। अब आप बताइए, यह आपके साथ क्यों है? आपके साथ है तो कुछ किया ही होगा। क्या किया है इसने? विजय ने संक्षेप में बता दिया। ओह! संदीप बिजलानी के चेहरे पर चिंता और घबराहट के भाव काबिज हो गए थे। किडनैप के लिए इसने हमारी ही गाड़ी इस्तेमाल की। इतना खतरनाक आदमी है यह, और 1 साल से हमारे साथ था। हमारी गाड़ी चला रहा था। कितना विश्वास था हमें इस पर।
यह तो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए तो पुलिस कहती है कि किसी विश्वस्त सिफारिश के बगैर किसी को अपने यहाँ नौकरी पर न रखें। क्या आपने ऐसा किया था? अर्थात किसी की सिफारिश पर रखा था इसे? हमने ड्राइवर के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया था। काफी लोग आए थे। इसे चुना। ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी अपने पास रखना काफी समझा था और लाइसेंस पर लिखा हुआ एड्रेस फर्जी निकला। आपको बता ही चुके हैं। बहुत घुटे हुए होते हैं ये लोग। हो सकता है पूरा लाइसेंस ही फर्जी हो। खैर, यह सब पता लगाना अब हमारा काम है। क्या हमें इंस्पेक्टर को नहीं बुलाना चाहिए? बिल्कुल बुलाना चाहिए। उससे कहिए कि इसकी अलमारी से मिले 10 लाख रुपए लेकर आए। संदीप बिजलानी ने इंस्पेक्टर का नंबर मिलाना चालू कर दिया। विजय ने रघुनाथ का नंबर मिलाया। उससे बातें करता हॉल के दूसरे कोने में चला गया ताकि बाकी लोग न सुन सकें। संक्षेप में रघुनाथ को सब कुछ बताया और अंत में कहा, सिविल लाइन के इंस्पेक्टर से कहना कि वह चीकू को ही नहीं 10 लाख रुपए भी हमें सौंप दे, क्योंकि यह केस हमारे ही हवाले है। वो तो कह दूंगा, लेकिन विजय, आखिर ये। विजय को उसकी पूरी बात सुनने का मौका नहीं मिला, क्योंकि ठीक उसी वक्त चीकू ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए विकास की बैट में ठुंसे रिवाल्वर को न केवल निकाल लिया बल्कि उसे उन सब पर तानता हुआ गरजा, कोई भी हिला तो गोली मार दूंगा। सब हकबका गए। विजय और विकास जैसे धुरंधर भी। किसी ने उससे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं की थी। उसकी तरफ पलटते विजय ने मोबाइल ऑफ कर लिया था। चीकू के चेहरे पर इस वक्त कहर नजर आ रहा था। हाथ में मौजूद रिवाल्वर को बार बार हिलाता गुराया, मैं जा रहा हूं। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। तू जाएगा। विकास के चेहरे पर चीकू से भी ज्यादा कहर नजर आने लगा। मेरा रिवाल्वर मुझ पर तानकर तू यहाँ से निकल जाएगा। इसका मतलब तू सचमुच नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तू कोई भी हो, लेकिन रिवाल्वर से निकली गोली हर हाड़मांस के आदमी पर एक ही असर करती है। चीकू ने रिवाल्वर का रुख उसकी तरफ घुमा दिया था और मेरा निशाना अचूक है। खोपड़ी में मारूंगा तो तरबूज की तरह फट जाएगी। मार। जबड़े भींचकर विकास उसकी तरफ बढ़ा। चीकू थोड़ा पीछे हटता हुआ बोला, मैं कहता हूँ रुक जा और मैं कहता हूँ चला। गोली। विकास के सिर पर जैसे जुनून सवार हो चुका था। बगैर जरा भी हिचके वह निरंतर उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, मेरी खोपड़ी को फोड़ तरबूज की तरह। अबे! चीकू थोड़ा चकराया था। पागल है क्या? विकास की नजर उसके हाथ में मौजूद रिवाल्वर की नाल पर थी और वह उसकी तरफ बढ़ता कह रहा था, तू मारने को तैयार है तो मैं मरने को तैयार हूँ, लेकिन तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। गार्ड और संदीप बिजलानी आतंकित और हकबकाए हुए थे। बिजलानी ने तो विजय से कहा भी, अपने साथी को रोकिए मिस्टर विजय, अगर उसने गोली चला दी तो। और घायल। गोली चला ही दी चीकू ने। मगर विकास विद्युतीय फुर्ती से नीचे बैठकर खुद को गोली से बचा चुका था। यह संग आर्ट का कमाल था। नए पाठक संग आर्ट के बारे में जानने के लिए वेद प्रकाश शर्मा के पुराने उपन्यास पढ़ें। इस आर्ट के अंतर्गत नजर अपनी तरफ तने रिवाल्वर की नाल पर रखी जाती है। उससे गोली निकलते ही जिस्म के उस अंग को बचाना होता है जो उस वक्त नाल के निशाने पर होता है। सबसे पहले इस आर्ट का इस्तेमाल सिंघही नाम के अंतर्राष्ट्रीय अपराधी ने किया था, इसलिए इसे संग आर्ट कहा जाता है। विजय और शातिर अपराधी अल्फांसे से होती हुई यह आर्ट विकास तक पहुंची और आज यहाँ उसने उसी का प्रदर्शन किया था। गोली चलने के बावजूद विकास का बचना विजय के अलावा सबको हैरान कर गया था। चीकू के चेहरे पर तो जैसे आश्चर्य का सागर ठाहे मार रहा था।
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस पर उसने गोली चलाई वह उसके सामने खड़ा चुनौती भरे अंदाज में कह रहा था, अरे तेरा तो निशाना चूक गया। तूने तो कहा था कि तेरा निशाना कभी चूकता नहीं है। फिर कैसे चूक गया? चल, हो जाता है कभी कभी। फिर ट्राई कर। फिर गोली चला। हाथ में रिवाल्वर और चेहरे पर आतंक मिश्रित आश्चर्य लिए चीकू पीछे हटता बस इतना कह सका, मैं कहता हूं रुक जा। विकास भला रुकने वाला कहाँ था? सीन बिल्कुल उल्टा था। जिसके हाथ में रिवाल्वर था वह पीछे हटता जा रहा था और जो निशाने पर था वह आगे बढ़ रहा था। एक स्थिति ऐसी आई कि चीकू को दूसरा फायर झोंकना ही पड़ता और इस बार उसने विकास के सीने पर गोली चलाई थी, मगर अगले ही पल खुद उसकी छाती पर किसी की फ्लाइंग किक पड़ी थी। वह विजय के अलावा कोई न जान सका कि गोली से बचने के लिए विकास ने अपना स्थान कब छोड़ा और हवा में सन्नाटे हुए उसने कब फ्लाइंग किक चीकू के सीने पर जड़ी। गार्ड और बिजलानी बस इतना देख सके थे कि बिजली सी कौंधी और हलक से चीख निकालता चीकू अपने पीछे वाली दीवार से जा टकराया, मगर यह तो शुरुआत थी। वह संभल भी नहीं पाया था कि विकास का घूंसा चेहरे पर पड़ा, और एक ही क्यों, विकास के घूंसे उसे बार बार चीखने पर मजबूर करने लगे। उसी समय गैलरी से भागते कदमों की आवाज आई। विकास और चीकू के अलावा सबने उधर देखा। गेट पर जो सशस्त्र गार्ड मिला था वह भागता हुआ आया था। हॉल का हाल देखते ही उसके छक्के छूट गए। उसने बंदूक सीधी की ही थी कि विजय बोला, नहीं, तुम गोली नहीं चलाओगे। विजय की आवाज में कुछ ऐसी बात थी कि वह जहां का था रुक गया। उसने संदीप बिजलानी की तरफ देखा। उसने भी उससे फायर न करने के लिए कहा और तब वह भी हॉल में मौजूद दृश्य को उसी तरह देखने लगा जैसे बाकी लोग देख रहे थे, और अगर यह कहा जाए तब भी गलत न होगा कि अब उन सबके चेहरों पर ऐसे भाव थे जैसे चाहते हों कि विकास को रुक जाना चाहिए। चीकू हलक फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। उसके जिस्म से कई जगह से खून निकलने लगा था। फर्श और दीवारें तक खून से सन गई थीं, मगर विकास रुकने का नाम नहीं ले रहा था। आज का लिया बस इतना। सुनते रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले थ्रिलिंग पार्ट में।